नमस्कार, साक्षीदार न्यूज चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे. निमित्तानं आपल्या अकोला पूर्व या विधानसभेमध्ये महाविकास आघाडीचे लोकप्रिय उमेदवार साजिद खान पठाण पश्चिम अकोला पश्चिम या विधानसभेतून साजिद खान पठाण यांच्या पंजा या चिन्हाला आपण भरघोष मतदान करून त्यांना निवडून द्यावं ही आग्रहाची विनंती करायला मी या ठिकाणी आलेलो आहोत. आणि या निमित्तानं महाविकास आघाडीचे अकोल्यामध्ये असलेल्या सगळ्या उमेदवारांना, कारण की अकोल्यातलं ही जी बाजार भाग आहे या ठिकाणी अकोला जिल्ह्यातील असंख्य लोक येतात आणि आपल्या सगळ्यांशी संबंध आहे. त्यामुळे अकोला जिल्ह्यामध्ये सगळ्या भागामध्ये महाविकास आघाडीचे उमेदवार निवडून आपण आणावेत अशी पण भूमिका सुरुवातीला या ठिकाणी मांडतो आहे. या कार्यक्रमाला उपस्थित झालेले आमचे थोड्या मतानं चुकलं आपलं यावेळेस, नाहीतर आपले खासदार डॉक्टर अभय पाटील आपल्याला खासदार शब्द लावता आला असता. थोड्याने चुकला, पुढच्या वेळेस बनवणार की नाही आपण. तर डॉक्टर अभय पाटील शहराचे अध्यक्ष आदरणीय प्रशांत वानखेडेजी, आमच्या जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष अमनकर साहेब, आदरणीय कार्यक्रमाचे अध्यक्ष हाजी उमरजी, हाजी सज्जाद हुसेन, प्रदीप वखेरिया, विजय तिवारी, मनोहरराव सोनटक्के, प्रकाश ताड़े, बबनराव चौधरी, साजिद खान पठाण. आदरणीय विशेष करके मैं एक शख्स का उल्लेख यहाँ पे करूँगा. हमारे किसका उल्लेख करूँगा मैं? डॉक्टर जीजान. मैं उनको भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने जो कदम उठाया, तहे दिल से मैं उनको धन्यवाद करूँगा. बाप से भी बेटा सवा शेर. तो मैं ज़्यादा समय, क्योंकि बोलना मुझे बहुत है और मंच पे सभी हमारे राष्ट्रवादी, कम्युनिस्ट पार्टी, शिवसेना के सभी हमारे पदाधिकारी, हमारे एआईसीसी के यहाँ पे प्रभारी जो आए हैं हमारे पटेल जी, मैं सब आदरणीय मंच उपस्थित मेरी सभी माता बहना, हमारे बुजुर्ग और युवा साथी और पत्रकार बंधू, खरं तर ही निवडणूक आपल्यासाठी फार महत्त्वाची आहे. जेव्हा जेव्हा राज्यात आणि देशात निवडणुका आल्या की भाजप हिंदू आणि मुसलमान करत, आणि या हिंदू मुसलमानाच्या वादामध्येच अनेक वर्ष भाजप अकोला जिल्ह्यामध्ये सत्तेमध्ये राहिलेला आहे. पण या वादामुळे अकोला जिल्ह्याचं जे काही नुकसान झालं, मग छोट्या व्यापाऱ्यांचं असेल, शेतकऱ्यांचं असेल, तरुणांचं असेल, हे मोठ्या प्रमाणात झालेलं आहे. आत्ताच अमित शहा आलेत, त्यांनी सांगितलं की काँग्रेस मुसलमानांसाठी आरक्षणाच्या व्यवस्था करते. मी अनेकदा सांगितलं की धर्माला कधीच आरक्षण मिळत नाही. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानामध्ये धर्माला आरक्षण मान्य नाही केलं, जातीला आरक्षण मान्य केलं. ज्या ज्या जाती, धर्म, हिंदू धर्म, जसं मी हिंदू धर्मातला आहे, तर आमच्या याच्यातल्या ज्या जाती मागासलेल्या आहेत त्या जातीला आरक्षण मिळतं, धर्माला नाही. त्याचप्रमाणे मुस्लिम धर्मामध्ये सुद्धा मागासलेल्या जाती आहेत, त्यांना आरक्षणाच्या व्यवस्था केल्या जातात. राहुल गांधींचं म्हणणं जे आहे
त्यांना, कारण की त्यांना संविधान माहिती नाही, जे आता देशाच्या सत्तेमध्ये बसलेले आहेत, पण सत्तेमध्ये बसून सुद्धा त्यांना संविधानच माहिती नाही. राहुल गांधीजी जे संविधान दाखवते ते कोरा कागद आहे म्हणून सांगतात. आपल्याला माहिती असेल की आपल्या देशाचे माजी राष्ट्रपती कोविंदजी, त्यांना या नरेंद्र मोदीजींनी त्यांना जेव्हा संविधान दिलं तर ते राहुल गांधीजी जे संविधान दाखवते तेच कॉपी त्यांना दिली होती. मग आता मला इथं कम्युनिस्टचे लोक आहेत, मी तुम्हाला सांगतो की लाल रंगाचं संविधान दाखवलं म्हणजे तो काही नक्षलवाद होतो? आमच्या हिंदू धर्मामध्ये, मुस्लिम धर्मामध्ये असू शकतं, लाल रंगाला फार महत्त्व आहे. आमच्या इथल्या सुहागण ज्या असतात त्यांच्या माथ्यावर जो कुंकू लावला जातो तो कोणत्या रंगाचा असतो? लाल. म्हणून त्या काय नक्षलवादी झाल्यात? या फडणवीसला सांगा अक्कला थोडा आला गेला इकडे. तर त्याच्यानंतर सुहाग का जोडा कौन से कलर का होता है? लाल. म्हणजे आपल्या शुभ कामामध्ये आपण लाल रंगाचा वापर करतो. मग आमच्या देशाचं पवित्र संविधान जे आहे त्या संविधानाचा रंग लाल दाखवला पुस्तकाचा तर त्याला आतंकवाद आणि नक्षलवाद म्हणायचा? हा प्रश्न विचारला पाहिजे ना. पण सत्तेमध्ये राहून, कारण की राहुलजीची भूमिका जी आहे की प्रत्येकाची जातीनिहाय जनगणना झाली पाहिजे, त्याच्या मागचा अर्थ काय की प्रत्येक समाजामध्ये, प्रत्येक धर्मामध्ये गरीब, मध्यमवर्गीय आणि श्रीमंत लोक राहतात. गरिबांची संख्या जास्त आहे, मग मध्यमवर्गीयांची जास्त आहे, म्हणजे कमी आहे, आणि मग श्रीमंताची संख्या कमी, म्हणजे त्याची संख्या कमी आहे. मग आता प्रत्येक गरीब आणि मध्यमवर्गीयाला मुख्य प्रवाहात आणायचं असेल तर राज्य आणि केंद्र सरकार जवळ आकडा असला पाहिजे. कोणाला राहायला घर आहे की नाही, खायला अन्न आहे की नाही, कोणाच्या मुलामुलींना नोकऱ्यांची व्यवस्था आहे की नाही, ते स्वाभिमानानं जगतात की नाही. मी अनेक ठिकाणी सांगतो की डुकराची खोपडी चांगली असते, त्या माणसं राहतात त्याच्यापेक्षा 72 जागा असतात, राहायला घर नाही. आणि म्हणून राहुल गांधीची भूमिका अशी आहे की या देशातल्या प्रत्येक जातीतल्या लोकांचं आर्थिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षण झालं पाहिजे, आणि जे 50% आरक्षणाच्या मर्यादा लावलेल्या आहेत त्या मर्यादा हटवून प्रत्येकाला मुख्य प्रवाहात आणलं पाहिजे, समानता आणली पाहिजे. हे जे बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलं तेच राहुल गांधीजी सांगतात. आता प्रत्येकाला मुख्य प्रवाहात आणलं गेलं पाहिजे की नाही गेलं? आणलं पाहिजे. आणलं पाहिजे की नाही आणलं पाहिजे? मग राहुल गांधीजी खरं बोलतात की खोटं बोलतात? पण यांची व्यवस्था तशी नाही आहे. हे मनुस्मृतीचे लोक आहेत. मनुस्मृतीचा अर्थ असा होतो की मनुस्मृतीमध्ये गरिबांची संख्या वाढवली पाहिजे, शिक्षण संपवलं पाहिजे आणि त्याला आर्थिक कमजोर केलं पाहिजे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं आर्थिक धोरण होतं की मोठ्यांकडून टॅक्स घ्यायचा आणि लहान लोकांपर्यंत तो पोहोचवायचा. काँग्रेसनी त्या संविधानाच्या आधारावर आणि बाबासाहेब आंबेडकरांच्या आर्थिक धोरणाच्या आधारावर या देशामध्ये देशातल्या जनतेच्या आशीर्वादानं सत्ता घेत आणि बाबासाहेब आंबेडकरांच्या धोरणाच्या आधारावर हा देश चालवायला निघाला. अकोला शहरामध्ये बाजूच्या मूर्तिजापूरच्या लोकांना यायला असेल तरी ते येऊ शकत नव्हते, कारण की रस्ते नव्हते, पिण्याचं पाणी नव्हतं, शाळा नव्हत्या, आरोग्य व्यवस्था नव्हत्या, लाईट नव्हती. ज्यावेळेस देशाला स्वातंत्र्य मिळालं त्यावेळेस फक्त 50 गावात लाईट होती. पण काँग्रेसने बाबासाहेब आंबेडकरांच्या आर्थिक धोरणाच्या आधारावर हा देश उभा केला. जेवढी चादर होती तेवढ्या चादरीवर पाय पसरवायचं आणि आपला उदरनिर्वाह करायचा. कर्ज घेऊन दिवाळी साजरी करायची नाही ही काँग्रेसची भूमिका होती. कारण की आपण आज नरेंद्र मोदीच्या आणि फडणवीसच्या 14 ते 19च्या सरकारमध्ये आणि एकनाथ शिंदेच्या 2.5 वर्षाच्या सरकारमध्ये जेवढं कर्ज घेता येत होतं तेवढं कर्ज घेतलं. 10 लाख कोटीचं कर्ज महाराष्ट्रावर टाकलं. केंद्र सरकार रोज कर्ज घेऊन सरकार चालवते.
नरेंद्र मोदीचं सरकार. आणि त्याच्यामध्ये त्या कर्जाच्या आधारावर जी आज महागाई वाढते ती महागाई त्याच्या आधारावर वाढते. जे डिझेल 55 रुपयाचं होतं ते 100 पार करून गेलं. पेट्रोलच्या किमती तशाच वाढत चालल्यात. प्रत्येक गोष्टीच्या किमती वाढतात. त्याची कारणं अशी आहे की जेवढं सरकारने कर्ज घेतलं ते कर्ज परतफेड करायचं आहे. तर काय हे एकनाथ शिंदे का फडणवीस आपल्या घरून देणार आहे का अजित पवार देणार आहे काय नरेंद्र मोदी किंवा अमित शहा देणार आहे. आखरी ही महागाई वाढून तुमच्या खिशातले पैसे ते काढतात. काँग्रेस नेहमी एक गोष्टीचा विचार करत होती की देशातल्या लोकांना जगता यावं आणि महागाईवर नियंत्रण राहावं. पण यांचं तसं नाही आहे. आता महागाईचा म बोलत नाही नरेंद्र मोदी. इकडे आलेत कि बटोगे तो कटोगे. मला एक कळत नहीं. मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही, हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी रहे. उनका जो बलिदान हुआ है वो देश के एकात्मता के लिए हुआ है. देश के एकात्मता के लिए हुआ है. देश को एक रखने के लिए हुआ है. देश, हमारा देश विविध जातियों का है, विविध धर्म का है, विविध भाषाओं का है, फिर भी देश हमारा एक है. और हम आगे बढ़ते गए, दुनिया में महासत्ता बनने जा रहे हैं. और हमारे देश में एकात्मता तोड़ने वाले को कभी भी माफ नहीं किया जाएगा. ये भूमिका इंदिरा गांधी जी की थी, यही भूमिका राजीव गांधी जी की. और एक मजबूत प्रधानमंत्री कर ये दोनों का समय अपने देश में गया है. उनकी कारकिर्द गई है. पर अब हमारे देश को इतना कमजोर प्रधानमंत्री पहली बार हमने किसी ने देखा होगा तो नरेंद्र मोदी के रूप में देखा है. वो कहते हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे. खाने वाली सेफ नहीं, सेब मार्केट यही. ये सेब मार्केट है. ये भी बीजेपी वाले मार्केट उठाने को लग गए हैं. तुमको सेब नहीं है अब तुम इधर. वो कहते हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे. मैं पूछना चाहता हूं, हमारे देश की आवाम की तरफ से पूछना चाहता हूं, 140 करोड़ लोगों की तरफ से पूछना चाहता हूं, हमें तुमको हमने बहुमत की सरकार दी. बहुमत की सरकार देने के बाद तुम देश के लोगों को एक साथ क्यों नहीं ला सके? ये तुम्हारी जवाबदारी है. देश की सीमाओं को संभाल के रखना तुम्हारी जवाबदारी थी. लेकिन आज हमारे देश को सीमाओं को चाइना ने कब्जा कर लिया. प्रधानमंत्री चाइना का च भी नहीं बोलते, नहीं बोलते. लेकिन मुझे यह कहना है, क्योंकि यह चुनाव हमारा उसका नहीं है. यह चुनाव जो वादा 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने किया था, देवेंद्र फडणवीस ने किया था, नितिन गडकरी ने किया था, तो किसानों के फसल को दाम देंगे, दुगना दाम देंगे, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, काला धन लाकर 15 लाख रुपए गरीबों के खाते में डालेंगे. किधर गए? क्यों नहीं उसकी ऊपर बात करते? महाराष्ट्र में रोज किसानों की आत्महत्या हो रही है, क्यों नहीं उसके जवाब देते हो? महाराष्ट्र ऐसा एक राज्य हो गया है कि देश में सबसे ज्यादा किसान की आत्महत्या महाराष्ट्र में हो रही है. सबसे ज्यादा बेरोजगारी महाराष्ट्र में है. हमारा राज लूटकर, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य लूटकर, शव फूले अंबेडकर की विचारधारा को खत्म कर गुजरात को देने का काम किया जा रहा है. क्या हम गुजरात को हमारा महाराष्ट्र बेचने का काम करने वालों को माफ करेंगे? महाराष्ट्र को गिरवी रखने का काम जो सरकार कर रही है, उनको इस चुनाव में आपको उनकी जगह दिखाने का काम करना पड़ेगा. बीजेपी तो इतनी मस्ती में आ गई, इतनी मस्ती में आ गई कि हमारे ओबीसी समाज को बोलती है कुत्ते की औलाद है. यवतमाल में एक हंसराज अहिर, उनका केंद्रीय माजी मंत्री था,
वो तड़ीपार हो गया, हराया लोगों ने उसको। तड़ीपार है ना वो। उनके सामने वहां पर कहा गया है कि ये ओबीसी वाले कुत्ते होते हैं। ओबीसी के आदमी ने बीजेपी के उन पे आवाज उठाया वनी में कि ये गलत आप बोल रहे हैं। उसने झगड़ा किया, उसके ऊपर ही गलत गुने दाखिल किया जैसे साजिद के ऊपर करते। उसके ऊपर गुने दाखिल किए और बाहर बात नहीं करना। उसने वीडियो बनाया, वीडियो आया, आपने देख रहे हो। ओबीसी के लोग भी यहां पर बैठे हैं, ओबीसी के। हाँ, नहीं तो तुम हैदराबाद वाले की बात करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या अकोला जिले के ओबीसी के लोग आप बीजेपी को वोट करोगे जो तुमको कुत्ता बोलते हैं? आप बीजेपी को कुत्ता बनाने का समय आ गया है। बीजेपी को कुत्ता बनाने का समय आ गया है। ये इतनी मस्ती में आ गए कि ये किसी को, अब ये तो भगवान हो गए ना। पहले देवेंद्र जी थे, मेरे को तो सब लोग नाना भाऊ ही बोलते हैं, पहले से बोलते। मेरे घर में भी बोलते, आप भी बोलते, नाना भाऊ बोलते। पर ये इसको देवेंद्र जी बोलते थे। अभी क्या हो गया, उसने अपना नाम बदल दिया, देवा बहू कर दिया। अब कुछ दिन के बाद बहू हटा देगा तो क्या हो गया? वो स्वयं एक विश्व गुरु है ही, दिल्ली में बैठे, और ये हो गए देवा। अपने आप को भगवान समझते हैं। हम तो इंसान हैं। भगवान अल्लाह हमारी आस्था है, हम इंसान हैं, उनकी दुआ से हम जीते हैं। लेकिन ये खुद को ही भगवान बन गए हैं। तो अब कौन सा समय आ गया? इनको सत्ता की गर्मी इतनी आई गई, मस्ती इतनी आई है कि अब खुद को भगवान और अल्लाह समझने निकल गए। इनको जगह दिखाने का समय मजबूती से आ गया। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार आपके आशीर्वाद से आने वाली है, इसको रोक नहीं सकते। महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में आएगी। जो वादे हमने किए हैं लोगों से, जो पंचसूत्री दिए हैं, उसको हम पूरा करेंगे। वो जुमले नहीं रहेंगे। ये जुमलेबाज की जुमलेबाजी और चल रही है। मेरे को पूछते बीजेपी वाले कि आप 3,000 रुपया महिलाओं को देने वाले हो, जो पढ़े लिखे बच्चे आए उनको 4,000 रुपये देने वाले हो, किसान का कर्जा माफ करने वाले हो, महिलाओं को फ्री बस देने वाले हो, युवाओं के लिए अलग योजना हमारी है। तो ये पंचसूत्री तुम लोग कहां से पैसा लाओगे? मैंने एक साफ जवाब दिया उनको, और स्पष्ट है कि जो आप लोगों ने जीएसटी कानून लाया, बाबा साहब अम्बेडकर का आर्थिक धोरण बदल के, वो जीएसटी कानून में आपने हमारे लोगों से जो पैसा लूटकर अदानी के घर में भेजा, वो हम रोक देंगे। हम रोक देंगे, जिसका पैसा लिया उसको वापस कर देंगे। बराबर है ना? गलत कर रहे हैं हम लोग? किसान का पैसा किसान को दे देंगे, गरीबों का पैसा गरीबों को दे देंगे। सिंपल लाइन है। और महाराष्ट्र ऐसा एक राज्य है कि हमारे खुद के रिसोर्सेज है। महाराष्ट्र खुद के बलबूते पे खड़ा हो सकता है, लेकिन कब खड़ा होगा? ये भ्रष्टाचारी व्यवस्था जो महाराष्ट्र में बैठी है, जो शिवाजी महाराज की प्रतिमा में भी कमीशन खोरी करती है। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे दैवत है महाराष्ट्र के। छत्रपति शिवाजी महाराज के फौज में मुस्लिम भी थे, मावले। वो कोई जात धर्म से काम नहीं करते थे, लेकिन नाम छत्रपति शिवाजी महाराज का लेना और फिर इसको हिंदू मुसलमान करना, ये छत्रपति शिवाजी महाराज को कभी मान्य नहीं रहा। लेकिन इनकी औकात ही वो है कि उनको पता है कि चुनाव जीतना है तो हिंदू मुसलमान कर दो। अभी जैसे साजिद भाई के बारे में बहुत चिल्ला रहे थे, और चिल्लाते भी होंगे। अभी मेरे को आवाज नहीं आ रहा, लेकिन मैं जो चुनाव की इसमें हूं,
इनको सवाल करो आप, इनको सवाल एकदम इजी और बिल्कुल इजी है। नवाब मलिक हमारे महाविकास आघाड़ी में मंत्री थे, दाऊद की बहन से उन्हें जमीन के व्यवहार किए थे और रिकॉर्ड पे आए, प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं नवाब मलिक, तो उसमें वो रिकॉर्ड पे आए। उनके ऊपर मोकोका लगा दिया, उनके ऊपर ईडी लगा दिया, आतंकवादी को मदद करने का, क्योंकि दाऊद आतंकवादी है, उनको मदद करने के इसमें उनको 17 महीने जेल में रखा। कितना? 17 महीना। जैसे अजित पवार 70,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचारी आदमी भोपाल में, मोदी जी कहते हैं कि वो एनसीपी नेशनल करप्ट पार्टी, बहनों भाइयों, 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया। ये फडणवीस कहता था चक्की पिसिंग पिसिंग। अब मुझे ये पता नहीं चलता, जैसे ही बोला 7 दिन में, बराबर 7वें दिन में अजित पवार काका को छोड़ के भतीजा भाग गया और सीधा उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र में 2 मुख्यमंत्री पहली बार बने। यानी जो भ्रष्टाचार में एक्सपर्ट आदमी है, वो आदमी की जो खासियत है लूटपाट की, वो आदमी को उन लोगों ने पहचान लिया और उसको डिपार्टमेंट क्या दिया, पोर्टफोलियो क्या दिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री। ले चाबी भी ले ले पूरी आप। चोर के हाथ में खजाने की चाबी। देखो, मैं हमेशा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी कहते हैं कि मोदी जी ये झूठ के सरदार है, ऐसे कहते हैं ना मल्लिकार्जुन खड़गे जी। मैं तो ये डाकू के सरदार तो नहीं हो गए। मुझे ये नहीं समझ रहा है कि फिर नवाब मलिक अजित पवार के गुट में चले गए और अजित पवार के गुट में जाने के बाद वो जेल से बाहर आ गए। और ईडी का क्या दबाव होता है, तो वो छगन भुजबल जी ने 2 दिन पहले किताब निकाली। छगन भुजबल जी लिखते हैं अपने किताब में कि मैं इनके साथ ईडी के डर के वजह से गया, मैं जो जा रहा नहीं था। वो खुद के किताब में लिखा है कि मैं ईडी के डर से गया। यानी मोदी ईडी का डर दिखाता है, ये सिद्ध हो गया। उन्हीं का मंत्री, अभी महाराष्ट्र में जो सरकार है, उन्हीं के ही मंत्रिमंडल के एक मंत्री ने किताब लिखा कि ईडी के डर के वजह से मैं उनके साथ गया। तो अब नवाब मलिक को इन लोगों ने टिकट दी, महायुति में टिकट है ना उनको, नवाब मलिक कैंडिडेट है महायुति के। अब दाऊद के साथी को इन लोगों ने टिकट दिया है। अब आतंकवादी, देशद्रोही के विरोध में इन्हें टिकट दिया, तो अब इनको कहां से बोलने की ताकत आ जाएगी? कहां हिंदू मुसलमान करेंगे? सवाल करना है साजिद भाई। तुमको तो उसके ऊपर भी लेके गए थे, तुम दाऊद से आगे निकल गए थे बीजेपी के लिए। मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं। ये इन लोगों का ये नहीं है, जैसे ये वोट जिहाद बोलते ना, इनका वोट, ये लोग संविधान को मानने वाले लोग नहीं है। किसको किसको वोट करना है वो उसका अधिकार है, वो उसका फंडामेंटल राइट्स है, व्यक्तिगत स्वातंत्र है। किसको किसको वोट करना है, वो कोई जबरदस्ती बंदूक की नोक पे हम लोग देश में, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोटिंग नहीं होती, लेकिन उसको वोट जिहाद कहते हैं। तो इनका क्या बोलेंगे बीजेपी का नवाब मलिक के केस में? इनको कहेंगे पावर जिहाद। पावर जिहाद। क्या कहेंगे? सत्ता का जिहाद। कुछ भी करेंगे पर सत्ता का जिहाद हम रखेंगे। आपको क्या बोलते हैं? वोट जिहाद। तो इनको क्या कहेंगे? सत्ता का जिहाद। ये लोग इतने सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, सत्ता के लिए किसी को प्रमाण पत्र कुछ भी दे सकते हैं। कल बोल देंगे कि नाना पटोले मुस्लिमों का इस एरिया में गया और हमको गाली दी दिया, ऐसा भी बोल देंगे। अरे मैंने गाली नहीं दिया भाई, हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो पाप तुमने किया वो हम बता रहे हैं, गलत क्या बोला है।
आपने जो पाप किया है, क्योंकि आपका गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा है, जो बेचारे छोटे मोटे दिखा रहे हैं उनको भी डर दिखाया जा रहा है, उनको भी ईडी का डर दिखाया जा रहा है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव, ये प्रक्रिया जो है सिर्फ वोट मांगने तक नहीं रहती, वास्तविकता लोगों के सामने बताने की होती है, और वही काम नाना पटोले कर रहे हैं। और इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि ये जो पावर जिहाद करने वाली जो बीजेपी है, उस बीजेपी को अकोला जिले से जड़ के साथ निपटा के फेंकना, यह आपकी जवाबदारी है, ये मैं कहने आया हूं। और मैं आप लोगों को मैं वादा करता हूं, क्योंकि अकोला जिला हमारा जो किसानों का जिला है, आज भी हमारे यहां खार पान पट्टे की जमीन बहुत है जहां फसल नहीं होती। आज भी हमारे जिले में गरीबी प्रमाण ज्यादा है, आज भी हमारे यहां पे बेरोजगारी ज्यादा है। कल राहुल गांधी जी चिखली में आ रहे, मैं अभी मेरे फोन पे बात हो रही थी, मैंने उनको कहा कि जो मेरे राज के गुरु विलासराव देशमुख जी ने जो शुरुआत की थी कि महाराष्ट्र में कभी भी अकाल न गिरे, और महाराष्ट्र का बारिश जो गिरती है ऊपर से, उसका यूज पूरे किसानों के खेतों तक कैसे पहुंचाने का, उसमें नदी जोड़ प्रकल्प हो, मराठवाड़ा में वाटर ग्रिड हो, इस तरह की व्यवस्था राज्य में खड़ी करें, और उसके आधार पर सबके खेत में पानी और शुद्ध पीने का पानी और औद्योगिक व्यवस्था के लिए पानी हम उपलब्ध करा देंगे। विलासराव जी कम समय रहे, लेकिन बाद में उस प्रकल्प को रोका गया। लेकिन फडणवीस ने 2014 में घोषणा किया कि हमारी सरकार केंद्र और राज्य में आएंगी तो हम करेंगे। 14 से 19 बहुमत की सरकार रही, नहीं कर सके। 19 में फिर बोला कि हम नदी जोड़ प्रकल्प करेंगे। अभी 2.5 साल की सरकार हुई, राज्य की तिजोरी लूटने में लगे रहे, लेकिन उन लोगों ने नदी जोड़ प्रकल्प और मराठवाड़ा का पावर ग्रिड नहीं करे, वाटर ग्रिड नहीं किए। मैं आपको वादा करता हूं, मैं खुद किसान हूं, पानी का महत्व मैं समझता हूं, और मेरे किसानों के आंखों का दर्द भी समझता हूं और उनके आंसू भी देख सकता हूं। मैं इस नाते से महाराष्ट्र में जब हमारी सरकार आपके आशीर्वाद से महाविकास का आघाड़ी की आएंगी, तो हम हमारी जो पहली प्राथमिकता जो रहेगी, हर किसान को खेतों में पानी कैसे पहुंचाया जाए, यह हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। और खेती के आधार पर उद्योग हम खड़े करेंगे, क्योंकि हम लोग सोयाबीन निकाल रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम 10,000 रुपया भाव देंगे, एमएसपी किसान सोयाबीन का देंगे। जो हम लोग 6,000 दे रहे थे, वो तो 6,000 तो छोड़ो, अब 4,000 भी नहीं। मैं जब भी आज सुबह मैं यहां पर था उमरखेड़ में, तो उमरखेड़ में हमारे बाजार समिति के लोग थे, वो बता रहे थे कि 2,500 में बिक रहा सोयाबीन। आज मुझे बताओ कि किसानों को फसल उगाने के लिए फर्टिलाइजर के रेट बढ़ा दिए, डीजल के रेट बढ़ा दिए, सब चीजों के रेट बढ़ गए। फिर किसान के फसल का रेट क्यों कम किया गया, उसका जवाब तो बीजेपी ने देना है ना। मैं आपको बता रहा हूं कि हमारा विजन जो है कि खेती के आधार पर उद्योगों पे खड़ा करेंगे, और उसके आधार पर हम जो एमएसपी केंद्र सरकार जो डिक्लेयर करती है, उससे ज्यादा दाम किसान की फसल को देने का हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे, और उसमें हम सफल होंगे, ये मैं यहां पे कहना चाहता हूं। उस आधार पर जब खेती के आधार पर रोजगार हम खड़े करेंगे, उद्योग खड़े करेंगे, तो उसमें हमारी रोजगार की व्यवस्था बनेगी। उस गांव के बच्चे भी रहेंगे, उनको उसी गांव में हम कैसे काम देने का। किसी को अपना गांव छोड़ के बाहर जाने की इच्छा नहीं होती, लेकिन पेट किसी को चैन से नहीं बैठने देता, और उसको फिर कहीं अकोला आना पड़ता, कहीं बंबई जाना पड़ता, कहीं राज्यों में काम करने जाना पड़ता। महाराष्ट्र सुजलाम सुफलाम बना के रखेंगे, यही हमारा वादा है। और मैं आपको और एक खुशी की बात बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में परिवर्तन की लहर है। ये फडणवीस है ना, इस बार चुनाव हार रहा है।
ये खुशी की बात आपको बता रहा हूं। और उससे ज्यादा खुशी ये बताना चाहता हूं कि जब महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बहुमत में 200 के पार आएंगी तो अपने आप मोदी की सरकार दिल्ली में गिरेगी, क्योंकि वो बैसाखी के सहारे है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू देखेगा कि माहौल बदल गया देश में। हमारे वजाद साहब बड़े अच्छे माहौल बदल गया, उसके ऊपर बड़ा अच्छा शेर कहते हैं। अभी क्या कौन सा शेर है आपका? वो उधर से बताओ आप। हाँ, सुरेश, एक शेर है कि खुली हवाओं ने मिलके छुपा दिया था जिसको, इनकलाब का वो सूरज निकलने वाला है। जो कब्जा बनाए बैठे थे पानी पे, उनसे कह दो कि महाराष्ट्र का मौसम बदलने वाला है। तो ये मैं आपको कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र का मौसम बदल गया है और बीजेपी और उनके साथी दल अब महाराष्ट्र की सत्ता से बाहर जा रहे, ये तय हो चुका है। और इसलिए मैंने आपको खुशखबरी देते समय कहा कि महाराष्ट्र में बहुमत में महाविकास आघाड़ी की सरकार आ रही है और उसकी सबसे ज्यादा भागीदारी, क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा था कि महाविकास आघाड़ी के जितने उम्मीदवार अकोला डिस्ट्रिक्ट में खड़े हैं सबको चुन के देना है, क्योंकि यही से बाजार से हवा अकोला जिले की बनती है, यही से बनती है। और मैं एक बात मेरे को आपको याद होगा, मैं तो खुद यहाँ पर आके गया, सारे भाव भी यहीं से खुलते हैं। हाँ, सारे भाव भी यहाँ से खुलते हैं। मैं यहाँ के गया था, मैं जब अकोला आया था तब मेरे को कहा गया था कि हमारी ये पूरी बाजार तोड़ने जा रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों को बर्बाद किया जा रहा है। जो पॉलिसी महानगर पालिका की है जो बताई नहीं जा रही है, बीजेपी के नेता जो है इसमें लूटपाट में लगे हैं, रिलायंस वाले को बेचने को लगे हैं। तो मैं तब आके आप लोगों के सामने कहा कि कोई भी तुमको हाथ नहीं लगाएगा। और मैंने उसी समय में कमिश्नर को फोन किया, कमिश्नर को प्यार से समझाया, मेरा प्यार का थोड़ा तरीका अलग होता है। मैंने समझाया और उसने कहा कि हम नहीं करेंगे सर ये पाप। और एक बात मैं आपको और बता रहा हूं, ये अकोला शहर के चुनाव की बात, हमारी महानगर पालिका का चुनाव नहीं हो रहा है, हमारा जिला परिषद पंचायत समिति का चुनाव नहीं हो रहा है, सब नगर पालिका का चुनाव नहीं हो रहा है। हमारी सरकार आने के बाद तुरंत 2 महीने के अंदर ये सब चुनाव लगाए जाएंगे। अगर गलती से इनकी आई तो ये चुनाव ही नहीं लगाने वाले, समझ लो, ये नहीं लगाएंगे। बेचारे बताते कि मैं महानगर का पार्षद हूं, मेरा ये वार्ड है, अभी सब वार्ड बताना ही भूल गए लोग। तो इसलिए मैं उनके भी दल के लोग जो होंगे उनको भी बता रहा हूं, ये तुम्हारा भविष्य खराब करना चाहते हैं, तुम्हारे शहर का भविष्य खराब करना चाहते हैं। तुम्हारा तो करते ही तुम्हारा शहर का भविष्य, सरकार और प्रशासक तुम्हारा पूरा पैसा वो बंबई ले जाते हैं और बंबई में फिर उसको भ्रष्टाचार के माध्यम से लूटपाट किया जाता। जब से प्रशासक है तब से हमारे अकोला के बेहाल कितना है। कोई आवाज सुनने वाला है आपका? क्यों सुरेश, कोई आवाज सुनने वाला है? किधर गया? नीचे गया, कोई आवाज नहीं। तो ये डेमोक्रेसी इनको एक्सेप्ट नहीं है, इनको नहीं चाहिए। और इसलिए मैंने आपको कहा है कि ये व्यवस्था को ताकत देना, संविधान के आधार पर ताकत देना, ये महाविकास आघाड़ी का ही जवाबदारी बनती है, बीजेपी की नहीं। दूसरा, जैसे इन लोगों ने घोषणा की हर समाज के लिए एक महामंडल बनाया, वो महामंडल नहीं है, महाबंडल है। उसको घोषणा कर दिया, वाल्मीकि समाज को हमने महामंडल बना दिया, हमने नाई लोगों के लिए महामंडल बना दिया, कितनी जो लोग हैं उनके लिए सब बना दिया, घोषणा कर दिया। पैसा कुछ भी नहीं है, खुर्ची भी नहीं है वहां पर। हमने कल हमारा महाराष्ट्र नामा डिक्लेयर किया। महाराष्ट्र नामा में हमने कल महाराष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए हमने जो सभी स्तर के लोगों के लिए, सभी स्तर के लोगों, हमने एक न्याय, सामाजिक न्याय की व्यवस्था बनाई है।
उसके आधार पर सिर्फ घोषणा नहीं तो उसकी अमलबजावनी भी करने का वादा हमने किया है, हमने वचन दिया है। इवन हमारे कर्मचारी लोग जो है उनको जो जूनी पेंशन का जो इशू था उसका भी कमेंटमेंट हमने कर दिया है। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि कोई भी स्तर की व्यवस्था में जो जिनका अधिकार होगा, क्योंकि राहुल गांधी जी कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी भागीदारी, तो हर जगह सब लोगों को न्याय देने की व्यवस्था हमारी महाविकास आघाड़ी सरकार ने, और हमने जो मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया, पंचसूत्री हमने डिक्लेयर किया, तो हमारे महाविकास आघाड़ी के सभी नेता उपस्थित थे। लेकिन भाजपा का, एकनाथ शिंदे का, अजित पवार का मैनिफेस्टो अलग अलग है, जाहिरनामा वो एक साथ नहीं डिक्लेयर किया। कल अमित शाह ने बीजेपी का किया, एकनाथ शिंदे ने 2 दिन पहले अपना किया, अजित पवार अपना करता है। तो इनकी महायुति में अभी से गड़बड़ है, अभी से दाल में काला है, तो पावर में आने के बाद तो काला ही काला रहेगा, पूरी दाल ही काली है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई महाराष्ट्र बचाने की है। महाराष्ट्र द्रोही, शिवद्रोही जो सरकार महाराष्ट्र में बैठी है, धर्म के आधार पर लोगों में विभाजित करना चाहती है, ऐसे बीजेपी प्रणीत जो सरकार महाराष्ट्र में बनी है उसको उखाड़ के फेंकना आपका दायित्व जाता है। और जो लोग बीजेपी को फायदा करने के लिए खड़े हैं, वैसे यहां पे नहीं है, यहां बहुत अच्छा है, बीजेपी वालों को धन्यवाद करता हूं मैं। साजिद भाई ने तो इस बार कुछ तो भी अलग जड़ी कर दी है। लेकिन जहां क्योंकि अकोला उसका सेंटर है वोट विभाजन करने वाला, क्यों प्रमोद डोंगरे साहब? हाँ, तो जो भी लोग वोट डिवीजन करने के लिए और महाविकास आघाड़ी हराने के लिए जो खड़े हैं, उनसे भी सीख लेना चाहिए। हमारा वोट विभाजित न हो, हमारा वोट महाविकास आघाड़ी को जाए, यही कोशिश आप सबको करना है। और मुझे लगता है, मैं जो विश्वास है कि मैं अकोला ग्रामीण शहर जितनी बार मैं यहां पर आया हूं, मैं जो कुछ लोग तो बोले कि आप यहां से चुनाव लड़ रहे क्या, कि बार बार आते अकोला में लेकिन मुझे अभय पाटिल के हारने का एक दुख तो हुआ है। इतनी मेहनत के बाद हम थोड़े से वोटों से हम हारे, लेकिन अब विधानसभा में वो हार का बदला हमको लेना है। और हमारे ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई सिर्फ महाविकास आघाड़ी को जिताने की तक ही नहीं है, ये लड़ाई हमारे देश के संविधान को बचाने की लड़ाई हमारी है। अगर संविधान खत्म करने का काम ये लोग करते हैं तो हम लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं रखेंगे। और इसलिए वोट विभाजन करने वाली व्यवस्था को भी रोका जाए और महाविकास आघाड़ी को ताकत के साथ आप लोग पूरे सपोर्ट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से हमारे यहाँ के नेता जो गरीबों के लिए लड़ते हैं, आम लोगों की बातों को बेबाक रखते हैं, ऐसे साजिद पठान साहब को आप बड़े वोटों से, क्योंकि ये गए बार थोड़े वोटों से हारे थे, लेकिन इस बार मुझे साजिद पठान साहब की जीत 50,000 के ऊपर के वोटों से ही होना चाहिए। और जो लोग हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे तो उनको याद दिलाओ कि कोरोना के समय, कितना बजा, कोरोना के समय तब हम किसी को खून देते थे, तब हिंदू मुसलमान नहीं देखते थे, याद दिलाओ। मामा भी आगे खड़े थे, मदन जी भी आ गए, मामा भांजे की जोड़ी मजबूत है। तब हम कोरोना के समय में हम धर्म जात की बात नहीं करते थे, हम इंसानियत की बात करते थे। लेकिन जो सत्ता में बैठे थे दिल्ली में, उन्हें कभी इंसानियत नहीं सोची। मैं हमेशा कहता हूं कि कोरोना
नरेंद्र मोदी ने लाया देश में, क्योंकि उसके बाद में जो लसीकरण दिया गया और हमने डॉक्टर बनाए, जीजान हमारा डॉक्टर है, वजाद हमारा डॉक्टर है, अभय डॉक्टर हमारा है, प्रशांत है, तो हमने रहमान साहब है, हमने इतने लोगों को डॉक्टर, मेडिकल साइंस, पहले तो प्लेग की बीमारी आए तो लोग मर जाते थे, गांव छोड़ के भाग जाते थे, तो ये डॉक्टर हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जब इंजीनियर और डॉक्टर पूरे हमारे देश में बने, एक मेडिकल साइंस व्यवस्था आई, बाद में दवा, और उससे लोग बचने शुरू हुए। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कोरोना के समय में कहा दिए जलाओ कोरोना चले जाएगा, थाली बजाओ, बाद में कहा थाली बजाओ कोरोना चले जाएगा, फिर कहा कि मैं लस बनाता हूं और लस के आधार पर तुम बचोगे। अब वो लस बन गई, हमने लसीकरण कर लिया, तो अब किसी के हाथ पैर दर्द होते रहे, कि किसी को अटैक आ रहा है। मेडिकल साइंस ने कहा है, एक परिवार के 3 लोग मरे, अमीर आदमी था, उसने उसका पोस्टमार्टम किया और उसमें पता चला कि ये जो लस दी गई है उसके वजह से ये 3 लोग मर गए। ये सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस केंद्र सरकार को भेजा, नरेंद्र मोदी की सरकार को भेजा, 2 मिनट बचे। भेजने के बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने रिप्लाई किया कि हमारे वजह से नहीं हुआ, वो कंपनी है उसके वजह से हुआ। तो मैं फोटो किसका है भाई? मोदी का फोटो किसका है? मोदी जी का। अब जो आवाम को संभाल नहीं सकता, गलत इंजेक्शन देके मार सकता है, ऐसे भाजपा को वोट करोगे? इसलिए मैं आप लोगों को इतना ही कहता हूं कि आप सब लोग आने वाली 20 तारीख को साजिद पठान को सबसे ज्यादा वोटों से पंजे सिंबल पे मतदान करके 3 नंबर का बटन। आप बहुमत से चुन के दो, ये विनती करता हूं। धन्यवाद। ओके सर, हो गया, ये 2 मिनट पहले हो गया। आहे